मैथ की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। हाँ, और इसमें जो है पहला टॉपिक संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम की समझ हर बच्चे को होनी चाहिए। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसकी समझ हर बच्चे को नहीं होती है। अगर हम आपसे क्वेश्चन कर लें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आज हम लोग इसमें सीखेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही क्यों होती है, ठीक है ना, 1 क्यों नहीं होती है, इसका आंसर आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो संख्या पद्धति से रिलेटेड हैं, जो बच्चों को नहीं समझ में आता है। आज हम कोशिश करेंगे कि संख्या पद्धति से संबंधित एक एक टॉपिक क्लियर कर दें। इसके बाद आज के बाद संख्या पद्धति हर बच्चे के दिमाग में घुसता रहेगा। आप घर पे भी आप जैसे टॉपिक पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, इसको एक बार आप मंथन करिए, ठीक है, एक बार आप सोचिए उस चीज़ को। जैसे हम आपको बता दें प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप प्राकृतिक संख्या के बारे में पूरा डिटेल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। आई बात समझिए। प्राकृतिक संख्याओं का हम योग कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग कैसे निकालते हैं, सम संख्या का योग कैसे निकालते हैं, विषम संख्या का योग कैसे निकालते हैं। कई सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, और इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहुँच जाएगा। इसलिए आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप वीडियो को लंबा न करते हुए हम इसे जल्दी शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो है नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या होता है प्राकृतिक संख्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत समय पहले, बिल्कुल जब शुरुआत हो रहा था, मानव का विकास हो रहा था, उस समय लोग कैसे संख्या गिनते रहे होंगे, क्या कभी आपने सोचा उस समय संख्या की शुरुआत कैसे हुई थी? हम आपको बताते हैं उस समय संख्या की शुरुआत कैसे हुई थी। उस समय जब लोग अपने जानवर को लेकर के जंगल में चराने लेके जाते थे, तो उस समय जैसे मान लीजिए बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, उसको जंगल में लेके गए। भेड़ बकरियां एक ही तरह की होती हैं, कहाँ समझ में आएगा कितनी भेड़ बकरियां हैं। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारी भेड़ हैं, वो जंगल में ले गया कोई व्यक्ति चराने के लिए, वो कैसे काउंट करेगा अगर उसको नंबर सिस्टम नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करता था, वो छोटे छोटे पत्थर का एक गट्ठर ले लेता था, ठीक है, और उस गट्ठर को क्या करता था, वो अपने सर पे रखता था, चला जाता था जंगल में। शुरुआत में क्या होता था, जैसे ऐसे समझिए कि उस गट्ठर में छोटे छोटे पत्थर, ठीक, जैसे ही वो अपने घर से जैसे एक भेड़ को निकाला, एक पत्थर यहाँ रख दिया, दूसरी भेड़ को निकाला, दूसरा पत्थर यहाँ रख दिया, तीसरी भेड़ को निकाला, तीसरा पत्थर यहाँ रख दिया। तो जब सारी भेड़ें निकल गई और अंतिम भेड़ जब निकल रही थी, तो अंतिम पत्थर कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। यानी कि उसके पास कितने पत्थर हैं, जितनी भेड़ उसने अपने घर से बाहर निकाला, उसने अपने घर से एक भेड़ बाहर निकाला तो एक पत्थर रखा, दूसरी भेड़ बाहर निकाला, दूसरा पत्थर रखा। इस तरह से वो जितनी भेड़ निकाला उतने पत्थर उसके पास हैं, ठीक। और जब वो शाम को आया तो वही सेम प्रक्रिया फिर अपनाया। और अगर मान लीजिए सपोज 3 पत्थर बच गए, सारी भेड़ आ गई, 3 पत्थर बच गए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 3 भेड़ क्या हो गई, गायब हो गई। तो वो उस 3 को ढूंढने चला जाता, तो उसे पता चल गया ना, वो 3 का कॉन्सेप्ट वो 3 पत्थर से समझता था। सोचिए कि कैसे लॉजिक लगाया गया, कैसे हम नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं। हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ों से उठाना है, बिल्कुल बेस से पढ़ना है और एकदम टॉप लेवल तक आपको हम पढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं जब बिल्कुल गणित का विकास हो रहा था, और आप इस टॉपिक के बाद आप लोग देखेंगे रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्राकृतिक संख्या का विकास हुआ। फिर क्या हुआ, उसको नंबर्स 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर्स आए, ठीक है। और इसी को कहा गया नेचुरल नंबर। इसीलिए देखो ये प्रकृति से नंबर आया है, नेचर से नंबर आया है, तो इसीलिए इसको नेचुरल नंबर नाम दिया गया। कभी आपने सोचा कि क्यों इसका नाम नेचुरल नंबर है, क्यों प्राकृतिक संख्या है? क्योंकि हम इसको नेचर से ही सीखे, हमें नेचर ही सिखा दिया। गणित हमारी आवश्यकता है,
इसलिए गणित को हमें पढ़ना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है जीवन जीने के लिए तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता गणित की है, ठीक है। अगर आपके पास गणित नहीं है या गणित की समझ नहीं है तो आप एक बेहतर जीवन शैली भी नहीं जी सकते हैं। इसलिए बेहतर जीवन शैली के लिए भी हमें गणित की आवश्यकता है। तो आप गणित को पहले समझिए, इंजॉय करिए गणित को, और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत इजी वे में आप इसको सीखेंगे। अब देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारे बच्चों की क्यूरियोसिटी क्या प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक होती है? नहीं, हम जहाँ तक गिन सकते हैं, हम जहाँ तक गिन सकते हैं वहाँ तक। इनफाइनाइट इसमें नहीं आएगा, हम इनफाइनाइट नहीं काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक नहीं, यहाँ कहाँ तक? जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो इसलिए इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जो गिनती की संख्याएं हैं, जो काउंटेबल नंबर्स हैं, जो गणना की संख्याएं हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबको क्लियर हो गया? देखिए कितना आसान इसकी परिभाषा है। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? गिनती की संख्याओं को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, आप इसको देखिए खूब ध्यान से। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। एक होता है अनुवर्ती। तो अनुवर्ती माने होता है वो सक्सेसर होता है, जस्ट बाद वाली संख्या। तो 1 के जस्ट अगली संख्या क्या है? 2। 1 के जस्ट पहले वाली संख्या क्या है? कहाँ है? शून्य कहाँ है? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि क्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं, 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं। क्या होना चाहिए? नहीं निकाल सकते हैं। 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है, क्योंकि नंबर ही 1 से शुरू हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आवश्यकता पड़ी, चूंकि 1 से ये नंबर स्टार्ट हो रहा था, अब आवश्यकता है जैसे 9 के बाद लिखने में दिक्कत होने लगी, फिर हमें एक और नंबर की आवश्यकता पड़ी। हमें महसूस होने लगा कि हमारा नंबर अधूरा है, पूरा ये नहीं है। तो अधूरा नंबर, इसको पूरा करने के लिए, इसको पूर्ण करने के लिए हमारे ही देश के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, बहुत बड़े साइंटिस्ट आर्यभट्ट, बहुत बड़े गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। इसका आविष्कार किया शून्य का। और जैसे ही शून्य का आविष्कार हुआ, मैथमेटिक्स में क्रांति आ गई। गणित की दुनिया में एक तरह से यह क्रांति का विषय था कि जीरो का आविष्कार हो गया। आज आप देखिए कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 समझता है। बाइनरी नंबर में वो क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1 समझता है। और आप देखिए कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो शून्य का इतना महत्व है। अगर शून्य नहीं होता तो कंप्यूटर का इतना विकास भी नहीं होता। यानी कि शून्य हमारे जीवन के विकास का आधार है, इसलिए शून्य का इतना महत्व है। तो हमने ये माना कि जो संख्या है, जरा उसे सामने, जो संख्या है शून्य, वो जब मिल गया तो हमारी संख्या पूर्ण हो गई। हमारी संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो इसीलिए इसका नाम पूर्ण रख दिया गया। कभी आपने सोचा इसका नाम पूर्ण संख्या क्यों रखा गया? इसीलिए हमारा नंबर सिस्टम अधूरा था, हमारा नंबर अधूरा था। इसमें शून्य जैसे ऐड हुआ, हमारी संख्या पूर्ण हो चुकी थी। तो इस तरह से हम पूर्ण संख्या पर आ गए। दूसरा नंबर खोज हो गया किसका? पूर्ण संख्या का। अब 0 के साथ जो प्राकृतिक संख्या थी उसे हम पूर्ण संख्या कहने लगे। अब पहले इन दोनों नंबर से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर का मतलब ये होता है जो नंबर्स 2 से कट जाए। इवन नंबर उसे कहते हैं जो नंबर 2 से कट जाते हैं, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ऐसे जितने नंबर्स हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं? 2 4 6 8, 2 4 6 8, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स आप देख रहे हैं, इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और जब इवन नंबर आपको समझ में आ गया तो आपको ऑड नंबर भी समझ में आ गया होगा। जो इवन नहीं है वो ऑड हो जाएंगे, जो नंबर इवन नहीं है वो क्या हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। जैसे 1 3 5 4 9 11, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है ना। जैसे हम 39 लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 39 विषम हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। अब एक और नंबर आता है प्राइम नंबर। इसी को हमें समझना है। बच्चे लगभग, अगर हम बच्चों की बात करें तो लगभग 70% बच्चे प्राइम नंबर नहीं बता पाते। देखिए कितनी बेसिक चीज है, प्राइम नंबर नहीं पता होता। अभाज्य संख्या पता ही नहीं होता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
अभाज्य संख्या, ऐसे संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है जिसके दो फैक्टर हो, सिर्फ दो फैक्टर, दो गुणनखंड से ज्यादा ना हो। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। जैसे हम एग्जाम्पल लें, अगर अभाज्य संख्या के लिए एग्जाम्पल लें, सपोज हम 4 की बात करें। किसकी बात करें? 4 की। तो 4 में एक तो 1 गुणनखंड हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 खुद हो गया। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? 3 फैक्टर हो गए। तो क्या यह अभाज्य होगा? क्या यह अभाज्य होगा? ये अभाज्य नहीं होगा। हमने आपको क्या बताया? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिसके सिर्फ कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो, एक 1 हो, एक वह संख्या स्वयं हो। अगर हम बात करें 2 की, 2 के जरा गुणनखंड निकालिए तो एक तो 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। जरा 3 का बताइए तो एक 1 हो जाएगा, एक 3। इसके अलावा और कोई 3 को काटेगा क्या? नहीं। 4 को देखा जाए, 1 2 4, ये 3 काट दिया, ये अभाज्य नहीं होगा और ये अभाज्य होगा, ये अभाज्य होगा। अगर हम बात करें ऐसे ही 5 की, तो 5 में 5 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड हो गए। तो ये क्या, ये कैसी संख्या हो गई? यानी आप गुणनखंड करिए और सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? अब बताइए, क्या 1 अभाज्य है? 1, क्या 1 अभाज्य है? क्या 1 अभाज्य है? क्यों नहीं है? इसके एक ही गुड, क्योंकि इसके एक ही फैक्टर है। बहुत अच्छे। इसका कितने फैक्टर हैं? अरे 1 का एक ही फैक्टर होगा भाई, 1 नहीं होगा। ये स्वयं 1 है तो एक ही फैक्टर होगा। यहाँ पर एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। तो ये बताइए, क्या 1 जो है 1 अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से हो गई? 2 से। कहाँ से शुरुआत हुई है? 2 से हुई है। थोड़ा सा अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से हुई है? 2 से हुई है। 2 3 5 7 और बताइए 9 अभाज्य है कि नहीं? नहीं है। देख लिया जाए, 9 को देख लिया जाए। एक तो 1 होगा ही, एक तो 9 होगा। क्या 9 किसी और से कटेगा? 3 से कट गया, यानी कि यह अभाज्य नहीं है। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर नहीं है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 2 से ज्यादा या 2 से कम फैक्टर वालों को अभाज्य नहीं कहा जाता है। तो अब आप हमें बताइए, 9 अगर अभाज्य नहीं है, फिर 11 को चेक करिए, क्या 11 अभाज्य होगा? 11 अभाज्य होगा। तो अब हमें आप बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। 2। ये चीज हमें सोचना है, ये चीज हमें क्या करना है? सोचना है। अगर हम इस चीज को सोचते हैं तब हम सीख पाएंगे। आप ऐसे आपके सामने आ गया, अब आप इसको बढ़ाइए। इसको कहाँ तक बढ़ाइए? 100 तक जाइएगा। अब देखिएगा कहाँ तक संख्या कट रही है। 100 तक में कितनी संख्याएं कट रही हैं। अब उन सब संख्याओं को काउंट कर लीजिए कि 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य हैं। ये आप लोग टारगेट करिए। देखिए, पढ़ाई ऐसे हमें करना है। अब अभाज्य संख्या हमने पढ़ाई किया, तो आप क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, इसको आप सोचिए। आप अपने दिमाग में एनालाइज करिए कि जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है। सबसे छोटी संख्या 2 कैसी संख्या है? सम है कि विषम है? सम है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, या सम अभाज्य संख्या क्या है? तो आंसर क्या आएगा? 2। सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11, ये 100 तक भी जितनी संख्याएं होंगी आप हमें काउंट करके बताइए। 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं? कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? काउंट कर डालिए। 1 से लेके 100 तक सम संख्या कितनी है? वो भी काउंट कर लीजिए। 1 से लेके 100 तक विषम संख्या कितनी है? ये भी काउंट कर लीजिए, है ना? ये देखिए, ये थोड़ा सा ट्रैक से हट के पढ़ाई करने का तरीका है और आप सोचने के लिए मजबूर होंगे। आप इसी टॉपिक पे आप बहुत देर तक सोचेंगे कि अभाज्य संख्या हम कैसे निकालें। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कमेंट बॉक्स में आप उसको हमें आंसर करेंगे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, जो लोग वीडियोस देख रहे होंगे, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। अभी नहीं बताना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य तो हो गया 2, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है ये आप लोग हमें बताएंगे। नहीं बताएंगे तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है? सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। अभाज्य सीख गए ना, तो भाज्य भी तो होगा। भाज्य संख्याएं भी होती हैं जो कट जाती हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या बताना है, ठीक है? चलिए, पूर्णांक। तीसरा नंबर कौन सा है? पूर्णांक है। तीसरा नंबर क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक में आप ध्यान से देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ गई? जैसे गणित में ऐसे प्रॉब्लम आने लगे जैसे x + 3 = 0, x + 3 = 0, तो ये देखिए ये +3 है, तो जब +3 इधर जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा? -3। तो क्या -3 है इसमें होल नंबर में? -3 है होल नंबर में। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन भी नहीं कर सकते। अगर आ जाए x + 3 = 0 तो ऐसे क्वेश्चंस गणित के लोग नहीं लगा पा रहे थे। ये इसका सोल्यूशन ही किसी के पास नहीं था। x + 3 = 0 तो x = लेकिन आज इसका सोल्यूशन है। जब पूर्णांक खोजा गया तब ये माइनस वाले नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया, निगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो ऋण निगेटिव नंबर जो होते हैं जैसे -1, -2, -3, -4, इसका जब कॉन्सेप्ट आया तब एक आ गया अच्छा इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो -3 हो जाएगा। अब समझ में आ गया? तो इसलिए पूर्णांक की आवश्यकता पड़ी। ऐसे प्रॉब्लम जब हल नहीं हो पा रहे थे, इस तरह के क्वेश्चंस कोई भी गणित के सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो एक नंबर की आवश्यकता महसूस हुई। उस नंबर का नाम दिया गया पूर्णांक। उस नंबर का क्या नाम दिया गया? पूर्णांक। पूर्णांक एक ऐसा नंबर होता है जो पूर्ण संख्या से बनता है। वो तो रहेगा पूरा, जैसे उसमें दशमलव नहीं लगा रहेगा। पूर्णांक कहां से बन गया? पूर्ण संख्या से पूर्णांक बना। पूर्णांक में कहीं दशमलव नहीं लगा रहेगा, कहीं सही बटे में नहीं आएगा, कहीं बटे में नहीं आएगा, ये ऐसे नंबर्स नहीं आएंगे जो पूर्ण हो। पूर्णांक में भी वही नंबर है 1 2 3 4 5। देखिए ये सब है जो पूर्ण है। पूर्णांक भी पूर्ण संख्या से बना है 1 2 3 4 5। बस इस पूर्ण संख्या में जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसको भी जोड़ दिया गया है। -1, -2, -3, कहीं इसमें दशमलव नहीं आ रहा है, कहीं इसमें सही बटा नहीं आ रहा है, कहीं इसमें बटा नहीं आ रहा है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। पूर्णांक भी अपने आप में क्या होता है? एक तरह की पूर्ण संख्या है जिसमें सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं होती हैं। कहीं दशमलव वाली संख्याएं इसमें नहीं होती है। तो -1, -2, -3, -5 ये पूर्णांक है। अगर हम आपसे कहें -45 तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें यहाँ का नंबर लें पूर्ण संख्या का, तो एक पूर्ण संख्या है, क्या 2 पूर्णांक है? दो क्या है? पूर्णांक भी है, क्योंकि जो इससे बड़ा नंबर है तो अब जो नंबर बड़ा है वो अपने से जो पहले वाले नंबर को पूरा इंक्लूड किया है। देखिए 0 1 2 3 4 5 सारा है, और यहाँ पे क्या है? -1, -2, -3, -4, -5 ये सारा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर जो सभी धनात्मक पूर्ण संख्या और सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को कंटेन किए हुए हो, अपने पास समाहित किए हुए हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब ये बात सबको समझ में आ गई? यानी ये नंबर which includes all positive numbers, all negative numbers with 0, यानी सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 को निहित किए हुए हो, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या है। ठीक है ना? वो पूर्ण है, इसमें दशमलव नहीं आया। इसके बाद जो है एक चीज और, यहाँ पे जब ये पूर्णांक हो जाएगा तो एक और टर्म की जरूरत पड़ी, योगात्मक तत्समक क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट आया था, एडिटिव आइडेंटिटी। योगात्मक तत्समक को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या होता है? जैसे जो कोई चीज आइडेंटिटी होती है तो वह अपने आप में अकेले होती है। ठीक है ना? यूनिक, कोई भी यूनिक चीज है वह अकेले होगा। बात समझ रहा है? वो दूसरा नहीं हो सकता है। तो ऐसे बताइए, जो जब भी हम तत्समक की बात करें या आइडेंटिटी की बात करें तो वह अपने आप में क्या होगा? एक होगा कि 10 होगा? एक होगा। वह अकेले होगा, एक होगा। एक चीज तो क्लियर हो गया। अब योगात्मक तत्समक यह एक ऐसी संख्या होती है जिसमें इसका प्रतिलोम जोड़ दिया जाए तो मिल जाएगा। जैसे 3 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि 0 मिल जाए, 3 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि 0 मिले, तो 3 में ऐसा क्या जोड़ेंगे? -3 जोड़ देंगे। 3 - 3 क्या आ जाएगा? 0। तो जो योगात्मक तत्समक है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। यह यूनिक है। ऐसे ही गुणनात्मक तत्समक होता है। गुणनात्मक तत्समक जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब ये 1 क्यों होता है? यानी कि
कोई भी संख्या और उसका प्रतिलोम का अगर हम गुणा करें तो क्या आएगा। जैसे मान लीजिए 3 और 3 के प्रतिलोम मतलब 1/3। प्रतिलोम का मतलब उल्टा कर दीजिए, 3 का प्रतिलोम क्या होगा 1/3 होगा, और इसका गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा 1। अब 3 की जगह पर अगर हम 5 ले लें, 5 गुणे 1/5 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे गुणा करने पर 1 आएगा। और अगर हम जोड़ें, जैसे मान लीजिए 3 है, क्या है 3 है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो -3 हम जोड़ेंगे। 3 में -3 हम अगर ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप समझिए 3 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। 3 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इससे सभी लोग सहमत हैं, 3 का प्रतिलोम -3 हो जाएगा। बात समझ रहा है। योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हैं डैश पे, योगात्मक प्रतिलोम और योगात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक। अब आपसे हम पूछें कि योगात्मक तत्समक क्या है। जैसे तत्समक नाम ले तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए वह अकेले होगा, यानी कि योगात्मक तत्समक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। गुणात्मक तत्समक क्या होता है 1। समझ में आ गया। अब प्रतिलोम क्या होता है वो तो सबको पता है, ठीक है, उल्टा कर दीजिएगा प्रतिलोम निकल जाएगा। और योगात्मक प्रतिलोम चिन्ह बदल दीजिएगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा चिन्ह बदल देंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, पूर्णांक तक सबको समझ में आ गया होगा। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, आगे हम इस पर बेस्ड एप्लीकेशन करवाएंगे, और जब हम आपको पढ़ाएंगे आगे पूर्णांक के बारे में, ठीक है ना, तो उसमें इस चैप्टर को और डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। क्लास वाइज जब टॉपिक बनेगा तो उसमें पूर्णांक को हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी बस इस चैप्टर के लिए संख्या पद्धति के लिए इतना बहुत पर्याप्त है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर आपका परिमेय संख्या। क्या नंबर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये नंबर which can be written in the form of p/q, एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, ठीक है ना, जहां q 0 न हो, जहां पे q 0 न हो और p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब समझ में आ गया। पूर्णांक का मतलब क्या होता है 1.3। पूर्णांक का मतलब 1.3 होगा नहीं होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये चीज -5 होगा। तो जो p और q है वो क्या हो सकते हैं, p का मान क्या हो सकता है 1, 3, 5, 7, 8, 10, 20, -3, -4, -5, -10, इस तरह से। और q का भी मान वही होगा उसी तरह का। तो p और q क्या होने चाहिए पूर्णांक होने चाहिए। बस इसकी डिफिनेशन यही है, एक ऐसा नंबर जिसे p/q के रूप में लिखा जाए जहां q 0 न हो और p तथा q क्या हो पूर्णांक, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। इससे किसी को कोई दिक्कत अभी तक। इसके कुछ एग्जांपल्स आप हमें बताइए, परिमेय संख्या का एग्जांपल बताइए। परिमेय संख्या का एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे जैसे 1/3, -3/4, -5/9, ठीक है ना, ये हो गया परिमेय संख्या के एग्जांपल्स। आपसे अगर कोई कहे 1/2 क्या है तो आप क्या बताएंगे परिमेय संख्या है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम आपसे करें, अगर आपसे कोई कहे -10 क्या है, -10 क्या परिमेय संख्या है, -10 क्या है पूर्णांक है। लेकिन क्या हम इसके बटे 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, अब ये क्या हो गया परिमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले नंबर है वो बाद वाले नंबर में जरूर होगा। अगर आपसे कोई ये कहे -10 परिमेय संख्या है तो आप कहिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, -10 क्या है परिमेय संख्या है। -10 पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है, क्योंकि अगर कोई छोटा नंबर वो अपने बड़े नंबर में जरूर आ जाएगा। तो -10 छोटा नंबर है, -10 मतलब पूर्णांक है, इससे छोटा है परिमेय संख्या से, तो यह परिमेय संख्या में जरूर आ जाएगा, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा है। ऐसे चलता है, देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, इससे बड़ा पूर्ण संख्या एक नंबर बढ़ गया ना, उससे बड़ा पूर्णांक, उससे बड़ा परिमेय संख्या। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम कहें -10 तो परिमेय संख्या में होगा, क्योंकि ये तो इसका दायरा यहाँ तक हो गया ना। अब ये देखिए जैसे छोटे छोटे स्टेट हैं, तो ये बहुत बड़ा स्टेट हो गया, इसके अंदर छोटा वाला स्टेट आ गया, यानी कि -10 इसमें इंक्लूड हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है, भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है, भिन्न और परिमेय संख्या।
इसको हम बता दे रहे हैं, भिन्न जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। भिन्न हमेशा क्या होता है? धनात्मक। लेकिन परिमेय संख्या क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है। ये देखिए पॉजिटिव है, धनात्मक भी है और ये निगेटिव भी है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो परिमेय संख्या बड़ा कॉन्सेप्ट है और भिन्न क्या है? छोटा कॉन्सेप्ट। हम लोग पहले भिन्न पढ़ते हैं और जैसे ही हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं तो हम लोग परिमेय संख्या पढ़ने लगते हैं। फिर परिमेय संख्या में भिन्न आ गया। परिमेय संख्या में दो भाग हो गए ना, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जो धनात्मक भाग है वो भिन्न है और जो ऋणात्मक भाग है वो एक्स्ट्रा हो गया। इससे क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो इसको मिला करके हम क्या बना लेंगे? परिमेय संख्या बना लेंगे। तो कौन बड़ा हो गया? भिन्न वाला कि परिमेय संख्या? परिमेय संख्या का दायरा बड़ा है, भिन्न का दायरा छोटा है। क्यों? क्योंकि भिन्न जो है सिर्फ धनात्मक संख्याओं को ही हम भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद एक और नंबर आता है वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या? ठीक है ना। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है? बस आप ये जानिए, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं ये सारे नंबर्स रहेंगे। वास्तविक संख्या में ये सारे नंबर्स रहेंगे और इसके अलावा कुछ और नंबर्स रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? और ये जो और नंबर्स हैं इसको जानने के लिए आप सेकेंड वीडियो देखेंगे और उसको जरूर देखिएगा। जो आने वाली वीडियो है वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख देगा। पूरा कॉन्सेप्ट, संख्या पद्धति का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, और इसको समझिए। एक एक टॉपिक ध्यान से समझिए इसको। इस वीडियो को एक बार, 2 बार या 3 बार भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जब तक कॉन्सेप्ट न क्लियर हो बार बार आप इसको बैक करके देख लीजिए और पूरी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपको हम देंगे इसी तरह से। अब आपको लग गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह की टीचिंग हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स का क्लासेस इस प्लेटफॉर्म्स NMMS मंथन के माध्यम से आप लोगों को मिलने जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, ताकि हमारा जो उद्देश्य है कि अंतिम बच्चा, अंतिम पायदान पर जो बच्चा है उसके पास भी मैथमेटिक्स की समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके। थैंक यू।